Assalamu alaikum everyone. Okay, I'm seeing nobody has joined as of now. Okay, let's wait. Assalamu alaikum students. सैयद तला अली आपका रेफरेंस नंबर नहीं है साथ नाम के, वो लिख दें काइंडली और आवाज़ क्लियर मुझे बता दें अगर है मेरी तो। स्टूडेंट्स आप दोनों भी लेट आए हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी शायद लेट ज्वाइन करेंगे। सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बस अभी कुछ मिनट्स में। काइंडली वेरीफाई ज़ुहैब और तलहा, आवाज़ क्लियरली आ रही है मेरी? राइट, ओके, ऑल राइट। फरीदा ने अभी अभी ज्वाइन किया है, 10 मिनट्स लेट, 8 मिनट्स लेट। बाकी स्टूडेंट्स ने भी लेट ज्वाइन किया था 2-4 मिनट। प्लीज़ बी अ लिटिल पेशेंट एंड व्हाट डू यू कॉल इट, पंक्चुअल, सॉरी। आपकी ऑन कैंपस क्लासेस आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई इसकी तरदीद वगैरह नहीं हुई है। सो नेक्स्ट वीक से आपके ऑन कैंपस क्लासेस हैं। आई थिंक आप लोगों को शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी मुझसे, आप लोगों को शायद कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने का भी कुछ कहा गया होगा शायद, लाइक एन एफिडेविट और समथिंग। सो नेक्स्ट वीक से जो हमारी क्लासेस होंगी दैट विल बी ऑन कैंपस, स्पेशली फॉर दोज सेक्शंस हु विच हैव स्टूडेंट्स लेस दैन 25। सो हमारे सेक्शन में तो हैं 8-10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी क्लास तो पूरी की पूरी जो है वो ऑन कैंपस ही होगी। नन ऑफ़ यू वुड बी ऑनलाइन, बट वो सेक्शंस जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिवाइड किया गया, आधे स्टूडेंट्स को बुलाया है, आधे ऑनलाइन हो गए, कुछ इस तरह का है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, फरीदा इज आस्किंग कि व्हाट वुड बी द टाइमिंग ऑफ आवर ऑन कैंपस क्लासेस, दैट विल बी चेंज्ड। आपकी टाइमिंग्स कुछ चेंज हो जाएंगी। आई एम नॉट श्योर क्या होंगी, बिकॉज मैंने एक टाइम टेबल बनाया तो है। आई एम एक्चुअली द टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर ऑफ योर डिपार्टमेंट एज वेल। तो टाइम टेबल बनाना ज़्यादातर मेरा ही काम होता है, मैं बनाता हूँ टाइम टेबल। ऑब्वियसली उसको फिर अप्रूव करना और उसके अंदर चेंजेस वगैरह करना, दोज आर विद द अप्रूवल ऑफ एचओडी एंड द हायर अथॉरिटीज़। बट अभी जो फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने बनाया है उसके मुताबिक टाइम्स कुछ चेंज हैं। आई थिंक हमारी क्लास थर्सडेज और ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है रादर देन वेडनेसडे और थर्सडे, बिकॉज इन ऑन कैंपस क्लासेस यूनिवर्सिटी हैज़ टू टेक दिस थिंग इन अकाउंट कि आपकी एक ही दिन में क्लासेस होंगी सारी, विच मीन्स एक नहीं, 2 दिन में। एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि आपकी क्लासेस मुख्तलिफ डेज़ में शिफ्ट ना हो। जिस डे में आप आ रहे होंगे, यानी कि 1D सेक्शन जिस डे आएगा उस डे किसी और सेक्शन के साथ क्लास ना हो आपकी, यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी मंडे को भी क्लासेस हैं, ट्यूसडे को भी क्लासेस हैं और सारे सेक्शन सारे दिन आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ मैनेजरियल चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपका टाइम टेबल बनाया गया है। और आई थिंक वो टाइम टेबल आपको CMS के ऊपर मिल जाएगा नेक्स्ट मंडे से पहले, वरना आई विल ट्राई टू शेयर माई सेल्फ एज़ वेल। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, जो टाइम टेबल मेरा होगा फाइनलाइज हुआ होगा, वो मैं आप लोगों की तरफ भी भेज दूंगा। दैट विल बी, ये जहन में रखिएगा, दैट विल बी एन अनऑफिशियल टाइम टेबल, क्योंकि ऑफिशियल टाइम टेबल आपको यूनिवर्सिटी वाले ही बताएंगे। यूनिवर्सिटी वाले से मुराद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या CMS या इस तरह जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स, पहले टाइम टेबल आपको जिसने बताया था। सो आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट माई सेल्फ एज़ वेल। अगर कोई और आपको कम्युनिकेट नहीं करता है तो फिर मैं आपको कम्युनिकेट कर ही दूंगा। रिमाइंड मी ऑन ऑन संडे, राइट, एक दिन पहले मुझे रिमाइंड करवा दें, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस हैं भी तो वो संडे तक चलती रहेंगी। संडे को मुझे अगर फरीदा आप या कोई और स्टूडेंट अगर मुझे रिमाइंड करवा देंगे, सर आपने कहा था टाइम टेबल भेज देंगे, हमें किसी और ने नहीं भेजा है अभी तक, तो आई विल सेंड यू। अगर उससे पहले आपको कोई और भेज देता है तो दैट्स गुड एज वेल। The classes as I have decided, or according to all of the things considered, your classes are not starting from 5 p.m., they are actually starting from 2 p.m. 2 p.m. ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस हैं। आई थिंक 2 दिन की क्लासेस हैं तो वो 2 p.m. ऑनवर्ड्स भी हैं, तो इतना ज़्यादा कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए। 2 दिन हैं, अगर कोई जॉब्स वाले हैं भी तो। बट द इशू इज़ कि अगर पेंडेमिक ना होता और आपकी क्लासेस पाँचों दिन पे शिफ्ट कर दी जाती,
लाइक मंडे को भी क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, पाँचों दिन अगर आपकी क्लासेस होती हैं तो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ 5 बजे के बाद होती हैं आपकी क्लासेस, क्योंकि डिस्पर्स हो जाती क्लासेस। अब देखें इशू ये है क्योंकि एस ओ पीज़ की वजह से हमें बुलाना 2 दिन पड़ रहा है, एक सेक्शन 2 दिन से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो वो जो 2 दिन है उनमें आपकी सारी क्लासेस शिफ्ट होंगी। सो इफ़ आई मूव द क्लासेस आफ्टर 5 PM, स्टार्ट ही आपकी 5 PM से करूँ मैं, तो वो क्लासेस रात को 10-11 बजे तक जा रही हैं, राइट, बिकॉज 2 दिन के अंदर अंदर ही पूरा होना है। सो इस चीज़ को देखते हुए एट लीस्ट मैंने 2 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट की हैं, विच आर एंडिंग स्टिल एंडिंग राइट अराउंड 8:30 PM, राइट। तो एट मोस्ट 8:30 तक जा रही हैं। आई थिंक एक दिन आपकी क्लासेस 8:30 तक हैं और दूसरे दिन जो है वो 7:30 तक या 8 PM तक हैं। सो जस्ट अ रफ आइडिया आई एम गिविंग यू, राइट फरीदा, दिस these are evening classes, but all things considered we have to compensate somewhere. सो वो जो आपकी क्लास 2 से 5 वाली होगी वो भी आपकी क्लासेस होंगी। अगर इस थोड़ा हालात बेहतर हो जाते हैं और हम 2 से 3 दिन पे आपको लेके आ जाते हैं या 4 दिन पे, तो फिर यू कैन डू योर क्लासेस आफ्टर 5 एंड नॉट स्पेशली आफ्टर 5। अच्छा ये बात ज़रा जहन में रखें, नॉट आफ्टर 5, आफ्टर 4, बेस्ट केस सिनेरियो आफ्टर 4, बिकॉज द यूनिवर्सिटी गेट्स इट्स ऑफ ऑन 4:30। ऑल ऑफ द इवनिंग क्लासेज आर सपोज टू बी एट लीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 4 PM। उससे पहले भी हो सकती हैं बट 4 PM से तो स्टार्ट होनी ही है। This is because of the pandemic, because of the situations and circumstances we are dealing with now. इससे पहले जो इवनिंग क्लासेस हुआ करती थी यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि अगर पेंडेमिक ना होता और नॉर्मल क्लासेस होती तो इवनिंग क्लासेस समवेयर अराउंड 1:30 और 3 PM स्टार्ट हो जाती हैं। 1:30 पे पहली क्लास होती है मोस्टली। सो डोंट थिंक कि अगर इवनिंग के सेशंस हैं तो वो 5 बजे के बाद स्टार्ट होंगे। इट विल बी 1:30 पे भी स्टार्ट हो सकती हैं। नॉट विल इट विल नॉट बी ऑन 9 AM और 10:30 और 11 और 12। 1:30 पे भी क्लासेस हो सकती हैं, 2 पे भी हो सकती हैं, लाइक आई सेड के इस सिचुएशन की वजह से 2 PM पे भी स्टार्ट करनी पड़ रही हैं क्लासेस। राइट। सो फरीदा, ये मैं कह रहा हूँ आपको कि आपकी जो जॉब वगैरह है उसको फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा 2 दिन के लिए, ट्यूसडेज एंड थर्सडे, यानी जिस दिन भी आपकी क्लासेस होती हैं, मे बी वो दिन चेंज हो जाएं, उसमें फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो जो 3 घंटे आपके ये 2 दिन होंगे, इट शुड बी मैनेज्ड। अदरवाइज what you can do, I've noted your रिक्वेस्ट हेयर। आप ख़ुद भी एचओडी से रब्ता करें, डॉक्टर आफ्ताब को ईमेल कर दें, और मैं ख़ुद भी उनसे बात करूंगा जब मेरी होती है, एंड आई विल आस्क कि अगर अगर हम आपकी क्लासेस को मैनेज कर सकें आफ्टर 5। आई एम नॉट श्योर कि बाकी स्टूडेंट्स इससे मुत्तफिक होंगे या नहीं, बट ये है कि वी कैन ट्राई, but not after 5. Again, I am not telling you that it can go after 5, it can at least go after 4, that's it। 4 तो आपको करना ही पड़ेगा, otherwise you can take your grievance to the head of department, he can guide you better। so let's see क्या होता है। आई थिंक ये फरीदा का ही इशू है, बाकी सारे स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा इससे मुताल्लिक, बट लेट्स सी। I will discuss this with the HOD and then will tell you what happens। You should also discuss with the head of department as well कि सर ये issues हैं, इसकी वजह से we want our class to be after 5। All right, so let's get back to our lecture, our course। We discussed a few statements. I think only one statement we have discussed so far, that is your printf statement. This is our 4th week and we should be doing so much more। uh, so एक्चुअली फ़रीदा, आई एम आस्किंग यू कि आप ये जो सारी बातें कह रही हैं ना कि क्यों, क्या वजह क्या है और आपकी रिक्वेस्ट क्या है, काइंडली ये सारी चीज़ें आप मुझे ईमेल कर दें। ये सारी चीज़ें मुझे आप ईमेल कर देंगे तो मुझे याद भी रहेगा डिस्कस करना, और मुझे आपके सारी कंडीशंस भी याद रहेंगी। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप जो कह रही हैं वो हो जाएगा, बट लेट्स सी, आई विल डिस्कस इट एंड यू शुड ऑल्सो डिस्कस इट फ्रॉम योर एंड। I am going to refer today to our
course outline and see how back we have fallen, how far back we have fallen, because I think we have fallen so far. काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर लेनी चाहिए थी अभी तक, जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया. यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ. Okay, so coordination documents, let's see how we are going according to the outline. So we've discussed algorithms, flowcharts, introduction to C, input. This is our fourth week, and we are going good. We've already discussed output. We've discussed how to output some things on the screen. We have introduced you to the C. We have introduced you to flowcharts and algorithms. All is going well. That's good. So I think today we should do input output. Complete कर लेते हैं. Today is fourth week और fifth week. कौन सा week चल रहा है ये? Fourth है या fifth है? 28 से क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना. आई थिंक हमारी कुछ लेट हुई थी. सो 1 2 3 4 दिस इज़ फिफ्थ वीक एसेंशियली. आई थिंक हमारी क्लासेस थोड़ी एक वीक लेट स्टार्ट हुई थी बिकॉज देर वॉज नो टीचर असाइन टू यू फॉर दिस कोर्स. आई थिंक समथिंग लाइक दैट. बट लेट्स मेक दिस our motive for today, data types and input output, because input output में से हम output तो डिस्कस कर ही चुके हैं. सो इनपुट को भी डिस्कस करते हैं, डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल वी स्टिल हैव टू मूव टू अवर क्विज नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लेंगे. इफ़ वी मूव टूवर्ड ऑन कैंपस क्लासेस दिस विल बी फार बेटर. सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक मैं नोट पैड ओपन करूँ, कुछ कोड लिखते हैं. नोट पैड, दिस इज़ योर नोट पैड. सिंपल कोड हमारा स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड stdio.h से. देन वी राइट इंट मेन, जिस पे हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते कि व्हाट इज़ इंट मेन, एंड वी आल्सो राइट रिटर्न 0 विद अ स्पेस. एक चीज़ आई थिंक मैंने आपको नहीं बताई थी, दैट सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो लेटर जिस केस में, केस का मतलब है कि दो तरह के केसेस होते हैं. एक लेटर को आप दो केसेस में लिख सकते हैं, एक अपर केस में, एक लोअर केस में. अपर केस का मतलब होता है दिस इज़ अपर केस ए, दिस इज़ लोअर केस ए. दिस इज़ अपर केस जेड, दिस इज़ लोअर केस जेड. दिस इज़ अपर केस पी, दिस इज़ लोअर केस पी. So you can write a letter in multiple in two specific cases. C is a case sensitive language. It means that C is sensitive about which case you are writing a letter in. यानी कि C इस बात के बारे में काफ़ी सेंसिटिव है कि आप एक चीज़ को किस केस में लिख रहे हैं. बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस रिटर्न 0 में रिटर्न का आर कैपिटल कर दूं फॉर एग्जांपल, सो दिस इज़ एन एरर, बिकॉज सी ये कहेगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, क्या करना है मुझे इसका. इट विल टेल यू कि इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इसको जिस चीज़ का मतलब समझ में आता है उसमें आर छोटा लिखा हुआ होना चाहिए. जो चीज़ स्मॉल लिखी हुई है वो स्मॉल होनी चाहिए, जो चीज़ कैपिटल लिखी हुई है वो कैपिटल होनी चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो एक सिंपल कोड हम अगर हम लिखें तो वी रोट समथिंग लाइक दिस. हमने कहा प्रिंट एफ आप लिखेंगे, और आपने अगर कोई चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवानी है आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे. और लेट सपोज आप लिखते हैं कंप्यूटर. जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी. मैं पूरी स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपने मुझे बताना है क्या प्रिंट होगा. ऑलवेज एरर इज़ ऑल्सो एन. मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट करने दें, मैं आपको बताऊँगा कि अब बताएं. कंप्लीट करने दें पहले मुझे. चलें जी, मुझे बताएं इसकी आउटपुट क्या आएगी. अब क्विक रिकैप, फिर हम आगे चलते हैं इनपुट के ऊपर.
देन तो मैंने प्रिंट नहीं किया फरीदा, देन क्यों आ रहा है? राइट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू प्रिंट। आई एम कंफ्यूजिंग यू एंड यू आर कंफ्यूजिंग मी। सुहेब आपका जवाब गलत है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रिंट नहीं होगा, कुछ और भी प्रिंट होगा। किस तरह प्रिंट होगा ये आपने बताना है। शिफ्ट एंटर, अच्छा आई थिंक आप राइट, आई रिमेंबर आप क्या था, मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन नॉट राइट इन डिफरेंट लाइन्स। ओके दैट्स ओके। अच्छा सो लेट मी जस्ट रीड इट। यू आर सेइंग दैट कंप्यूटर आएगा, फिर उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगी, और न्यू लाइन में ये तीन चीज़ें प्रिंट होंगी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग और दो बैक स्लैशेस, फिर उसके बाद एक टैब आएगा, उसके बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी, उसके बाद हार्डवेयर प्रिंट होगा। सो दैट्स राइट अबाउट। इट विड बी कंप्यूटर पहले प्रिंट होगा, उसके बाद ये एक स्केप सीक्वेंस है विच मीन्स हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। ये एक और स्केप सीक्वेंस है, इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो जाएगा। ये एक और स्केप सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि एक बैक स्लैश प्रिंट होगा। ये एक और स्केप सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि बैक स्लैश प्रिंट होगा। ये एक और स्केप सीक्वेंस है, इसका मतलब है टैब प्रिंट होगा। ये एक और स्केप सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि न्यू लाइन प्रिंट होगी, देन हार्डवेयर प्रिंट होगा, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट होगा, और उसके बाद ख़त्म। यानी कि इट विड बी समथिंग लाइक computer, then new line, then inverted comma, then backslash, then a tab, then enter, then hardware, and then inverted comma। ये चीज़ प्रिंट होगी। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दैट, कि क्या ऐसा ही प्रिंट हो रहा है या नहीं। प्रैक्टिस आप लोगों ने होपफुली की होगी। राइट, सो दैट्स प्रिटी मच लाइक आई सेड कि क्या प्रिंट होगा। सो दिस वाज अबाउट प्रिंट एफ। राइट, सो फरीदा का जवाब सही था, ज़ुहैब अली का जवाब गलत था। उसका जवाब करेक्टली ये है। सो लेट्स ट्राई टू कंसंट्रेट योर सेल्फ ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू प्रिंट अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, हमने सोचना है, और उसके हिसाब से फिर हम सीखेंगे। बाकी स्टूडेंट्स का जवाब मेरे पास नहीं आया, जवाब दें ताकि पता लगे कि आप लोग किस लेवल पे हैं, कितनी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, कितनी समझ नहीं आई हैं। So let's try to move on, and this is a print statement. Okay, नेक्स्ट चीज़ यानी इनपुट लेने से पहले हम इनपुट पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेरिएबल के ऊपर प्रोग्रामिंग हम करेंगे अब। सो वेरिएबल इज समथिंग, समझने के लिए हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस। Variable is something that we can make in a programming language or in C, and we can describe and we can tell what kind of values that container, that variable can hold. So think of a variable, हमने ये बात काफ़ी दफ़ा पहले भी की हुई है। अब जब चूँकि हम वेरिएबल का एक टॉपिक अलग से स्टार्ट कर रहे हैं, सो आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन एंड कंप्लीट interaction again for me. Right, like always Farida is right, उनका जवाब मेरे पास आ गया है, but let's start from zero. Every student in this class should be attentive now. So a variable is, consider of the variable is like a container, is like a glass, is like a box in which you can store something. A thing in which you can store something is called variable. Like my bag, my backpack, that is for example, that is my variable, because its value can change. Sometimes I put my laptop in there, sometimes I put my books in there, sometimes I put my clothes in there. The bag's value is changing. Bag is a variable, its value is varying, which means the bag is actually a variable. So we can make variables in our programming languages as well. We say that we are making a variable, say we name it x. This is a variable. Now what actually happens when you make a variable in programming language? When you make a variable in C or in any programming language, a certain area of your memory is dedicated for that variable. Consider it like this. Consider that
you have 7 boxes or 10 boxes. Consider you have 10 boxes. I think मैं थोड़ा सा इसको सही से विजुलाइज करने के लिए आई वुड नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम अनदर सॉफ्टवेयर. एक्सेल ओपन करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द बॉक्सेस. लेट्स कंसिडर के लेट्स सपोज दिस इज़ योर मेमोरी. आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है. इन चीज़ों को अगर अच्छे से समझ लेंगे ना अभी, बिलीव मी आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा. जब आगे जाके इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑफ योर एडवांस टॉपिक्स. सो लेट्स कंसिडर दिस इज़ योर मेमोरी. आपने आपने ऐसे लेट्स सपोज सी इंस्टॉल किया, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गई. ये चीज़ जो है वो सी को असाइन हो गई. ये लेट्स सपोज कि ये ऑक्यूपाई हो गई. यहाँ पर सी रखी हुई है, सी लैंग्वेज. लेट्स सपोज फिर आपने क्रोम इंस्टॉल किया, कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया. ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती जा रही हैं यहाँ पे. कुछ यहाँ पर इंस्टॉल हो गई चीज़, कोई चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल हो गई. ये आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं. ये आपकी पूरी मेमोरी है, सी पी यू, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. जस्ट एन आइडिया. इट्स नॉट एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक दिस. अब अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो एक्चुअली वेरिएबल मेमोरी में बनता है. और मेमोरी में किया क्या जाएगा? मेमोरी में देखा जाएगा कि जगह कहाँ पर खाली है. मैंने कहा क्या? मैंने इसको कहा कि x बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ, इसको x नाम दे दो. अब कंप्यूटर क्या करेगा, सी लैंग्वेज क्या करेगी? मेमोरी को देखेगी, जगह खाली है, ये जगह खाली है. मेमोरी ये कहेगी कि ये जो जगह है ना, ये आपका वेरिएबल है और इसका नाम मैंने रख दिया x. अब जब भी आप x बोलोगे ना, मैं एक्चुअली यहाँ पर पड़ी हुई वैल्यू आपको दिखाऊंगा, या उसको प्रोसेस करूँगा, उसको प्रिंट करूँगा, उसको इनपुट लूँगा, जो भी करना है. आप अगर कहेंगे कि x में 1 ऐड करो, तो यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो मैं 5 में 1 ऐड कर दूँगा. अगर आप लिखते हैं कि x को प्रिंट करो, तो मैं 5 प्रिंट कर दूँगा. सो वेरिएबल बनाने का मतलब ये है कि आपकी मेमोरी के अंदर एक सर्टेन जगह ऑक्यूपाई कर ली गई और उसको नाम दे दिया गया x. ये आपकी मेमोरी की जगह हो गई. इसको कोई नाम नहीं है, इन जगह का कोई नाम नहीं है, इन जगह का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये हमने बनाई नहीं है. इस जगह पर कोई पहले से, जिस सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर जगह ऑक्यूपाई की होगी, उसने कोई नाम रखा होगा इसका. हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है. वेरिएबल ने कहा कि यहाँ पर जगह होनी चाहिए और उसका नाम रख देना चाहिए x. ये आपने एक वेरिएबल बना दिया. अब C के अंदर अगर मैं ये कहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू इनपुट की जाए या प्रिंट किया जाए, तो उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं. लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है C के लिए, तकरीबन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, कि आपने ये तो बता दिया कि एक वेरिएबल बनाओ और उसका नाम रखो. एक चीज़ और आपको बतानी पड़ेगी साथ, और वो ये कि इस वेरिएबल की डेटा की टाइप क्या होगी. विच मीन्स कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा रखोगे आप. क्या आप यहाँ पे कोई फाइल रखोगे? क्या आप यहाँ पे कोई वीडियो रखोगे? क्या आप यहाँ पे कोई नंबर रखोगे? क्या आप यहाँ पे किसी का नाम लिखोगे? क्या आप यहाँ पे कोई इमेज रखोगे? जो डाटा आप रखोगे, जो चीज़ आप रखोगे इस बॉक्स के अंदर, इस सर्टेन बॉक्स के अंदर, जिसको आपने x नाम दिया है, जिसको आप अपना वेरिएबल कह रहे हो, वो किस तरह की वैल्यू हो सकती है. अगर वो वैल्यू नंबर की हो सकती है, तो आप बताएं कि ये वैल्यू नंबर हो सकता है, ताकि मैं सिर्फ नंबर्स इसमें इंसर्ट करूं. और अगर आप मुझे कहें कि इसमें कंप्यूटर लिख दो, तो मैं आपको मना कर दूं कि भाई कंप्यूटर नहीं आ सकता यहाँ पे. आपने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ नंबर्स आएंगे. तो ये दो चीज़ें आपको बतानी होती हैं जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नंबर 1, इट्स नेम. नंबर 2, किस तरह की टाइप का होगा वो, किस तरह का डाटा होल्ड करेगा. और कितनी तरह के डाटा होल्ड किए जा सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, उसको देखने के लिए लेट्स मूव टूवर्ड्स गूगल एंड let's see how many data types in C. Let's study something. These are the data types. Hopefully it's visible. Let's see if I can open this image in a new tab. No. So this is your sorry, this is your, I think it's visible.
Is it visible? Is it readable? I'm just going to use this thing. Okay. So if you look at it, this is a table. There is no answer in my chat room. Still, is it visible? समझ में आ रही है चीज़? रीडेबल है? Okay, cool. So there are some data types in C. इसकी डिटेल्स को हम देखते हैं अभी वन बाय वन के क्या हैं. सो अभी तक मैंने आपसे बात ये की, मैंने ये कहा कि इफ़ यू वांट टू मेक अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज यू वुड नीड टू टेल टू थिंग्स. नंबर वन कि उसका नाम क्या रखोगे आप, और फिर उसकी डेटा टाइप क्या होगी, ये आपने बतानी है. सो अभी मुझे पता नहीं कि मैं डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि भाई नाम आपने एक्स रखना है और उसमें नंबर स्टोर किए जा सकते हैं, तो शुड आई राइट लाइक दिस, और से शुड आई राइट लाइक दिस, क्या लिखना चाहिए मुझे? शुड आई जस्ट राइट एक्स, तो वो खुद ही देख लेगा. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्स, तो नाम तो मैंने बता दिया एक्स रखूँगा, बट व्हाट शुड बी, हाउ कैन आई टेल इट कि मुझे इसमें नंबर स्टोर करना है. सो उसके लिए मुझे डाटा टाइप्स का सहारा लेना पड़ेगा. अब डाटा टाइप्स जो सी के अंदर बेसिक डाटा टाइप्स हैं वो ये हैं. एक कहलाती है CHAR. दीज आर कीवर्ड्स विच मीन्स कि ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे सी लैंग्वेज में. इन डाटा टाइप को मेंशन करने के लिए सी लिखने की ज़रूरत नहीं है या ए लिखने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ कीवर्ड, इट वुड बी एग्जैक्टली रिटन. नाउ हाउ वुड इट बी रिटन, उसके बारे में अब देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ डाटा टाइप नेम्ड CHAR. इट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर. It stands for character. This is its size. How many size, how much size it takes in the memory. If you make a variable and tell the C language that you are going to insert or save only CHAR character data type in it, then that variable is only going to take 1 byte. Let's consider this for example, this is your 1 byte, right? Let's suppose this is 1 byte. So if you are making a character variable, it will name it x and it will just take this value, this block. Say this is 1 byte. If you make a variable name it short. अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं और आप कहते हैं कि इसकी डेटा टाइप शॉर्ट होगी, इन डेटा टाइप्स का मतलब क्या है आगे चल के देखते हैं. पहले साइज को देखें. अगर आप कहते हैं कि शॉर्ट होगी इसकी डेटा टाइप, अगर आप कहते हैं शॉर्ट, तो मेमोरी में उस वेरिएबल का साइज़ 2 बाइट का होगा. यानी कि उस x वेरिएबल को एक ब्लॉक नहीं दिया जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि ये दोनों ब्लॉक्स अब x हैं, मर्ज कर दिया जाएगा. वो बोलेगा ये 2 बाइट का पूरा ब्लॉक जो है ये x है, क्योंकि 2 बाइट चाहिए. आपने कहा था कि x नाम होगा, लेकिन आपने साथ ये भी कहा था कि वेरिएबल इज़ शॉर्ट डाटा टाइप का है, तो 2 बाइट चाहिए. अगर आप कहते हैं इंट डाटा टाइप का है विच स्टैंड्स फॉर इंटीजर, तो उसको 4 डाटा टाइप चाहिए, 4 बाइट्स चाहिए, विच मीन्स 1 2 3 एंड 4. ये चारों उसको लेने पड़ेंगे, ये चारों मिलके एक इंटीजर बनेगा. अंडरस्टूड? सो मैं बाइट को विजिबल करने के लिए थोड़ा सा और जगह ले लेता हूँ मेमोरी की. राइट. सो दिस इज योर x, इसका नाम x है. ओके, राइट, हियर. एवरीवन इज फॉलोइंग? कोई इशू है अब तक? all right. So again if I say that the variable is long, it will say कि इसका साइज 4 बाइट का है. इफ़ आई से द वेरिएबल इज़ लॉन्ग, अगर 2 दफ़ा लॉन्ग लिख दूंगा तो फिर उसके बाइट 8 हो जाएंगे. इट्स नॉट लाइक कि आप लॉन्ग को 3 दफ़ा लिखेंगे तो वो 12 हो जाएंगे. इट्स जस्ट लॉन्ग. अगर आप 2 दफ़ा लिखेंगे तो आपकी जो डाटा टाइप है
उसका साइज़ 8 बाइट का हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ लॉन्ग लॉन्ग मुझे बनाना है तो आई वुड नीड से वाई में इस ब्लॉक का नाम रखता हूँ एंड आई वुड नीड 8 बाइट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे के सारे इस पूरे ब्लॉक का नाम वाई रखा जाएगा, इस पूरे ब्लॉक का नाम एक्स रखा जाएगा। दिस वॉज एन इंटीजर, दिस वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग। इसी तरह फ्लोट अगर आप कहते हैं 4 बाइट का, डबल आप कहते हैं 8 बाइट का। इस तरह ये साइज़ मुख्तलिफ तरह के रखे जा सकते हैं वेरिएबल के। नाउ what kind of values can certain data types store? अच्छा, अभी हमने जो साइज़ डिस्कस किया इट इज़ फॉर 32 बिट CPU। 64 बिट पे अगर चले जाएंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा, लॉन्ग में कुछ फ़र्क आ जाएगा, बट हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा इस कोर्स में इस चीज़ से कोई फ़िलहाल गर्ज़ नहीं है कि 32 बिट CPU में किस तरह से साइजेस नापे जाते हैं और 64 में किस तरह से नापे जाते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू सी द अपर लेवल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। सॉरी, सो ये एक ब्लॉक हो गया, एक वेरिएबल बन गया और ये एक्स हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन बाय दीज काइंड्स ऑफ वैल्यूज, व्हाट व्हाई डज इट मीन बाय कैरेक्टर, व्हाट डज इट मीन बाय शॉर्ट, इंट, लॉन्ग लॉन्ग। सो कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि इफ़ आई वॉन्ट टू स्टोर अ कैरेक्टर इज़ वॉट, अ कैरेक्टर इज़ एनी थिंग। डेफिनेशन सुन लें अच्छी तरह, सहन में बैठ जाएगी आपके और आगे चल के काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। कैरेक्टर इज़ एनी थिंग, any single thing that you can type with your keyboard or any symbol. For example, what is a character? Let's see. Notepad. This is a character. 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 Right? This is a character. This is a character. This. All of these are characters. I think you understand what do I mean by character. A character is just one thing. This is a character. This is a character. This is not a character. It is something else. It is not a character. These are actually two characters merged together. We will get to this in our next lecture or upcoming lectures. Right? So this is character. So if I want to store say e in a variable, or greater than sign in a variable, or 2 in a variable, or this is in a variable, or say I in a variable, or percentage sign in a variable, so I will make that variable as char, char कह देते हैं हम इसको। Now what about short? What can happen, what can be stored in short? In short, if a variable is short, you can store any variable, any number in it. In short, short अगर variable है तो आप उसमें कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी आप नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, -4 भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर भी आप कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, 1 2 100 200 500 -3 -6। These are the numbers that you can insert in integer. What about long? Long के अंदर आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं? long के अंदर भी आप नंबर्स ही इंसर्ट कर सकते हैं, और long के अंदर जब आप नंबर इंसर्ट करेंगे तो वो नंबर्स उनकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। long के अंदर करेंगे तो उनकी रेंज थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। फ्लोट के अंदर अगर आप करेंगे तो फ्लोट के अंदर यू कैन ऑल्सो स्टोर पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स एज वेल, और अगर डबल कर देते हैं तो उनकी रेंज थोड़ी सी और आगे चली जाती है। इन शॉर्ट अगर मैं बात आपको सिंपल बताऊं तो ये है कि ये जो जितने भी तरह के सारे आपको यहाँ पर वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज कैन स्टोर नंबर्स। बस फ़र्क रेंज का है, किस रेंज से किस रेंज तक आप वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं। सो अगर मैं कैर की बात करता हूँ तो वो कौन कौन से नंबर्स को स्टोर कर सकता है, -128 से लेके 127 तक, यानी कि -128 -127 -126 up to -3 -2 -1 0 then 1 2 3 up to 127। ये एक पर्टिकुलर रेंज है जो नंबर्स, अगर मैं कैरेक्टर वेरिएबल बनाऊं और उसको कहूं कि आपने से -129 स्टोर करना है तो वो स्टोर नहीं कर सकेगा। इट विल बी अ रन टाइम एरर, अ लॉजिकल एरर। एरर्स के ऊपर भी बात करेंगे फ़िलहाल।
इसी तरह अगर मैं शॉर्ट को देखता हूँ तो शॉर्ट कैन स्टोर फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, विच मीन्स इट कैन स्टोर फ्रॉम -32,768 टू 32,767। अगर मैं शॉर्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको कहता हूँ यू हैव टू स्टोर -69000, इट कैन नॉट स्टोर दैट बिकॉज इट इज़ वेरी लेस देन -32768। ये इसकी रेंज में नहीं आता। इसी तरह अगर हम इंटीजर पे जाएंगे तो इंटीजर इस नंबर से लेके इस नंबर तक की रेंज के तमाम नंबर्स स्टोर कर सकता है। लॉन्ग के ऊपर जाएंगे तो उसकी रेंज ये है, लॉन्ग लॉन्ग के ऊपर आएंगे उसकी रेंज ये है, फ्लोट के ऊपर जाएंगे तो उसकी रेंज ये है, डबल के ऊपर जाएंगे तो उसकी रेंज ये है, राइट। इट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ वेरी बिग नंबर, 3.4 एक्सपोनेंशियल टू 10, विच मीन्स 3.4 के आगे आप 10 ज़ीरोज़ और लगा दें। इस नंबर से लेके पॉजिटिव से लेके नेगेटिव से लेके -38 तक आप जा सकते हैं। द पॉइंट इज इट हैज़ अ वेरी बिग रेंज फ्लोट की और डबल की। इन वेरिएबल्स को अब हम बनाते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं और फिर इनकी थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ है वो भी हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ वेरिएबल। हाउ कैन यू मेक अ वेरिएबल इन सी? जस्ट टू थिंग्स। नंबर वन इज you have to take the name of the variable and then you have to tell the data type. Now data type was number. Now numbers सब numbers store कर सकते हैं. Which should I use? Tell me one, which should I use? किस तरह का वेरिएबल बनाऊं मैं, बताएं। कैर, ओके, मुजीब शेख कह रहे हैं कैर की तरह का बनाते हैं। सो कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। सो हमने ये कहा कि एक्स वेरिएबल होना चाहिए कैर टाइप का। Now the correct way to write this statement in C is that you will need to write the data type first. पहले आप data type बताएं क्या है, फिर वेरिएबल का नाम बताएं। पहले आप data type बताएं और फिर वेरिएबल का नाम बताएं और आपने स्टेटमेंट ख़त्म कर दी, राइट। वेरिएबल बन गया। अब अगला मैं काम जो कर रहा हूँ वो काम ये है कि मैं इस वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ स्टोर करवाता हूँ, कोई चीज़ स्टोर करवाता हूँ। वेरिएबल तो बन गया, लाइक आई डिस्प्लेड यू हेयर, वेरिएबल तो बन गया। अब चूंकि ये वेरिएबल एक कैरेक्टर का बना है इस वजह से इसमें सिर्फ एक बाइट यूज़ होगा, ये एक बाइट। लेट सपोज कि मैं इसके अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ आर। क्या स्टोर करवाना चाहता हूँ? आर। सो व्हाट शुड आई राइट हेयर? द करेक्ट वे टू असाइन सम वैल्यू इनटू अ वेरिएबल is the statement that I'm going to write, that you have to write the name of the variable first, then you will write equal to। हमारी इस बात पे बहस हो चुकी है पिछली क्लासेस में कि इक्वल टू का मतलब है कि असाइन हो रही है वैल्यू। x equal to, and what are you going to assign? R. X equal to R. In this statement, the contents written on the right hand side of the equation are going to be saved in the left hand side of the statement. जो कंटेंट राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं ये सेव हो जाएंगे x यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो x क्या है? x इज़ अ वेरिएबल। x के बॉक्स में जाके क्या लिख दिया जाएगा? r। इस स्टेटमेंट से ये काम हो जाएगा, x इक्वल टू r। अब एक टेक्निकलिटी आपने देखनी है, वो ये, पहली बात तो ये कि ये इस स्टेटमेंट के बाद ये वाली स्टेटमेंट आ रही है, विच मीन्स इस स्टेटमेंट को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। बिकॉज वी डिस्कस्ड दिस इन लास्ट क्लास के कंपाइलर अगर आप सेमीकोलन ना लिखें तो इट्स प्रीटी मच द सेम कि आपने ये चीज़ लिखी भी हो, क्योंकि वाइट स्पेसिस को वो इग्नोर कर देता है। इंटर नई लाइन में लिख देने से आपकी स्टेटमेंट दूसरी नहीं हो जाएगी। आपको सेमीकोलन लगा के ये बताना पड़ेगा कि कैर एक्स एक स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, अब मैं उस स्टेटमेंट के बाद एक नई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ विच इज़ एक्स इक्वल टू आर। ये आपने इसमें असाइन कर दिया। अब सिर्फ एक चीज़, आपने कैरेक्टर को सबसे पहले चूज़ किया, मुजीब ने जिस तरह से मुझे कहा कि कैरेक्टर को यूज़ करें, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वाज नॉट होपिंग कि मेरे पास कैरेक्टर पहले यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज कैरेक्टर थोड़ा सा टिपिकली चेंज है बाकी तमाम वेरिएबल्स से। बट आगे ये कैरेक्टर पे बात, तो ये बात भी कर लेते हैं कि आप जब किसी वेरिएबल को कोई कैरेक्टर असाइन करना चाहें तो आपको उस कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा सी में।
सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये है कि आर को असाइन कर दिया जाए एक्स को। अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते ना तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली आर इंसर्ट नहीं हो रहा होगा एक्स की जगह पे, कुछ और हो रहा होगा। थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम देखेंगे अगर आज टाइम मिलता है तो आज, वरना नेक्स्ट क्लास में। सो अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू आर, तो इसका मतलब है कि r असाइन हो जाए x को, यानी कि r जो है वो x की वैल्यू बन जाए। x के बॉक्स में x कंटेनर जो आपने बनाया था वेरिएबल, उसके अंदर r सेव हो जाए। तो x इक्वल टू r आपने किया तो आपकी मेमोरी के अंदर x के अंदर r सेव हो गया। नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू, वी वांट टू सी क्या वाकई ऐसा सेव हुआ है या नहीं। तो वी विल यूज़ द ओल्ड स्टेटमेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं, प्रिंट एफ। और हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, बताएं मुझे। आई वॉन्ट टू सी कि एक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे। ये जो ब्लू एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए। आई वॉन्ट टू प्रिंट एक्स के अंदर क्या है। आई विल हैव टू राइट वॉट। मुजीब का जवाब आया मेरे पास से, वट डू अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास थिंक। ओके गुड, फरीदा का जवाब सही है। एनीवन एल्स। No, Zohaib Ali is saying we will write R. We will not write R because in this situation we are trying to print the value of x. हम ये चाह रहे हैं कि x के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। अगर मैं खुद ही लिख दूंगा r प्रिंट होना है, तो फिर x को तो प्रोसेस नहीं किया गया, x के पास तो जाकर आपने प्रिंट नहीं किया ना वो, राइट। इट्स लाइक सेइंग, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें, इट्स लाइक सेइंग कि आपको मैं एक बॉक्स देता हूँ जिसके अंदर से मोबाइल फ़ोन है। आपने नया नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, आप वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं बॉक्स में से, यानी कि बॉक्स आपको दे दिया जाता है कि इस बॉक्स के अंदर वो मोबाइल फ़ोन है। कंसिडर इट लाइक दिस कि शॉपकीपर आपको ये कहे कि ये जो मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी वही मोबाइल है, तो आप ये वाला ले लें, बॉक्स छोड़ दें। बट यू डोंट वांट दैट, आपको उसका मोबाइल थोड़ी चाहिए। आपने जो मोबाइल नया लिया है जो बॉक्स के अंदर है, आप वो देखना चाह रहे हैं, आपने वो ख़रीदा है। सो इस सिचुएशन में भी यही है कि आप एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, आप वो प्रिंट करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि उसके अंदर वही मोबाइल है जो उस बंदे के पास है, लेकिन आप वो मोबाइल यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि उस बॉक्स के अंदर है। आप उससे लेके वो मोबाइल यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो इसी तरह मुझे पता है कि उसके अंदर आर है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट आर, बट नॉट आर लाइक दिस। मैं सिंपली आर प्रिंट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्स की जगह पर जाए प्रोग्राम और जो वैल्यू एक्स के अंदर रखी हुई है वो प्रिंट करे। वो आर है तो आर है बेशक, अगर कुछ और है तो कुछ और प्रिंट हो जाए, लेकिन x के अंदर जो वैल्यू है वो लाकर प्रिंट की जाए, ऑल्दो आई नो कि उसके अंदर क्या है। सो इफ़ वी वांट, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपने सीखनी है, एक एक करके हम काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे। अब यहाँ पर जो नई चीज़ हमने सीखनी है वो ये कि इफ़ वी वांट टू प्रिंट, हर एक चीज़ को, हर एक जुमले को, हर एक वर्ड को गौर से सुनिएगा, इट इज़ डिफरेंट देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ़ वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू of some variable, if we want to print the value of some variable, we should not write that in inverted commas, because अगर मैं inverted comma में लिखता हूँ कि भाई x की वैल्यू प्रिंट करो, तो inverted comma इसीलिए तो लगाए गए थे कि आप ये बताना चाह रहे थे कि जो चीज़ लिखी हुई है inverted commas में वो as it is प्रिंट हो। तो क्या मैं x को as it is प्रिंट करना चाह रहा हूँ? नो, आई वॉन्ट इट टू बी प्रोसेस्ड, आई वॉन्ट द C लैंग्वेज टू फाइंड इट्स वैल्यू एंड देन प्रिंट इट। तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखूंगा, मैं ये कहूँगा कि x की वैल्यू प्रिंट की जाए। अब x को अगर इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, इसका मतलब है कि कंप्यूटर विल नो कि x को मुझे प्रोसेस करना है, विच मीन्स कि ये देखेगा कि मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है। क्या है इसका मतलब, क्या है, क्या ये कोई कीवर्ड है, क्या ये कोई प्रॉम्प्ट है, क्या इसकी कोई वैल्यू है, क्या ये कोई वेरिएबल है। तो जब ये इसको पता लगेगा अपने प्रोग्राम में कि इट इज़ अ वेरिएबल, इसको वैल्यू असाइन की गई है, इस जगह पर ये जाएगा और इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, राइट। अभी तक कोई इशू? यहाँ तक करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अभी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू रन इट एज इट इज़ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अ क्विक रिकैप, व्हाट डिड वी डू, वी मेड अ वेरिएबल
उसका नाम हमने रखा x, उसका डेटा टाइप हमने कैरेक्टर रख दिया, जिसका मतलब है कि वो 1 बाइट लेगा। हमने उसके अंदर एक कैरेक्टर सेव कर दिया r। इन सिंगल कोटेशंस हमें लगानी पड़ी बिकॉज इट इज़ अ रूल इन सी लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर अगर असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल को तो उस कैरेक्टर को आपको इसमें लिखना पड़ेगा सिंगल कोटेशंस में। एंड देन वी स्टार्टेड राइटिंग प्रिंट एफ। हम x की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, हमने लिखा है कि x की वैल्यू प्रिंट कर दी जाए। अगर हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x को एज इट इज़ प्रिंट किया जाए, बट वी वांटेड टू प्रिंट इट्स वैल्यू, इसको प्रोसेस करके इसकी वैल्यू ढूंढ के प्रिंट की जाए, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे। अभी तक हमने इतना सीखा है। एंड लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग दिस एंड देन compiling and running this program. So let's start. The compilation will be tccs.c. There is an error. And what is an error? What is the error here? The error here is, if you would read it out, it would be very better for you. The error is assignment makes pointer from integer without a cost. काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं. वी डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, बट इट इज़ एक्चुअली जो जिस वर्ड पे हमें गौर करना है दैट इज़ विदाउट अ कास्ट. ये चीज़ लाजमी है. इट्स एक्चुअली सेइंग कि आप जो प्रिंट कर रहे हो वैल्यू, उस प्रिंट के अंदर आपने कास्टिंग नहीं बताई. नाउ व्हाट इज़ कास्टिंग? कास्टिंग को अंडरस्टैंड करते हैं आप. दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट इज़ एसेंशियल इन दिस कोड. फिर ये रन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वेरिएबल्स बना के वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे होंगे. द लास्ट थिंग इज़ दैट कि आपने कहा कि x की वैल्यू प्रिंट करो. सी लैंग्वेज आपको ये कहता है कि जो वैल्यू रखी हुई है मेरे पास x की जगह पर, वो मैं ले तो आया हूँ, लेकिन वो वैल्यू ज़ीरोज़ वंस और इस तरह की लैंग्वेज में है. ऑल्दो हमने इसको ये बताया था कि यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर होगा, बट हमने ये देखा ना कि ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है ना भाई. जब मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो वी नो कि मेमोरी में हर चीज़ किस तरह स्टोर होती है, ज़ीरोज़ और वंस में. आप सबको ये पता होना चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं तो इट्स ओनली रनिंग ऑन ज़ीरोज़ एंड वंस. सो यहाँ पर आर हम तो विजुलाइज कर पा रहे हैं कि यहाँ पे आर प्रिंट हुआ हुआ है या आर स्टोर हुआ हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ पर आर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में और उसकी वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी बाइनरी 0 1 0 1 0 1. इसका मतलब आर ही होगा. बट जब इस सिचुएशन में प्रोग्राम यहाँ पर आकर, यहाँ से आपने आर भेजा, आर जाकर राइट हो गया एक्स की जगह पे, लेकिन किस लैंग्वेज में? बाइनरी लैंग्वेज में. अब जब आप प्रिंट कर रहे हो तो जब ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा तो वो बाइनरी में है. अब सी ये आपको कह रहा है कि आपने मुझे ये बताना है सिर्फ आखिरी बात कि एक्स की वैल्यू तो मैं ले आया हूँ, लेकिन आप वो किस तरह से देखना चाह रहे हो, क्योंकि वो बाइनरी में है. क्या आप उसको बाइनरी में देखना चाह रहे हो? क्या आप उसको इंटीजर में देखना चाह रहे हो? क्या आप उसको उसी चीज़ में देखना चाह रहे हो जिस चीज़ में आपने उसको स्टोर किया था, यानी कि कैरेक्टर में? किस तरह आप उसको देखना चाह रहे हो, आप मुझे ये बताओ. तो जिस तरह आप उस चीज़ को देखना चाह रहे हो, उस तरह को बताने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल होता है जिसको कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग विच इज़ पॉपिंग एट द एग्जैक्ट टाइम. मैं ये भी तरीका कर सकता था कि मैं आपको सारी चीज़ें पहले समझा देता कि क्या है, उसके बाद फिर कोड पर आते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दिस. It's better to understand when we are needing things. So what are format specifier? Format specifiers are something which are exactly the same as escape sequences. Escape sequences आपको पता है क्या होती हैं. मैं escape sequences लिखता हूँ कुछ. मैं कुछ escape sequences लिखता हूँ और कुछ format specifiers लिखता हूँ. escape sequences जो हैं \n, \t, \\, these are escape sequences. These are starting from \. format specifier भी इसी तरह की चीज़ होती हैं, लेकिन वो स्टार्ट होती हैं
परसेंटेज से, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब जिस तरह एस्केप सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट होती है, लाइक आई एम सेइंग, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज दैट एस्केप सीक्वेंस। यानी कि एस्केप सीक्वेंस जिस तरह बैक स्पेस से स्टार्ट होती है, बैक स्पेस की जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर किससे स्टार्ट होते हैं? परसेंटेज साइन से। बैक स्पेस के बाद पहला लेटर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है एक्चुअली कि इस एस्केप सीक्वेंस का काम क्या है। बैक स्लैश के बाद पहला लेटर जो होता है, एक ही लेटर होता है, वो बताता है कि आपको एक्चुअली इसका काम क्या है। बैक स्लैश के बाद पहला जो लेटर है वो आपको बता रहा है कि आप एक्चुअली इस एस्केप सीक्वेंस ने काम क्या करना है। इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं उसके अंदर भी परसेंटेज के बाद पहला लेटर मुझे ये बताएगा कि एक्चुअली मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ। पहला लेटर मुझे ये बताएगा कि एक्चुअली मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ। पहला लेटर मुझे ये बताएगा कि एक्चुअली मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ। इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और भी हैं। और एक और सिमिलैरिटी जो एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में है वो ये कि जिस तरह एस्केप सीक्वेंसेस इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं, उसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखे जाते हैं, राइट? बाकी भी इसी तरह। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है एक प्रिंट स्टेटमेंट को, ये बताता है कि जो वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो वो किस तरह प्रिंट होनी चाहिए। आई एम सेइंग इट अगेन, फॉर्मेट स्पेसिफायर एक प्रिंट स्टेटमेंट को ये बताता है कि जो वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो, जिस तरह x की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूं, वो वैल्यू किस तरह प्रिंट होनी चाहिए, किस फॉर्म में प्रिंट होनी चाहिए। लाइक आई सेड कि जब वो वैल्यू उठाकर लाएगा तो वो तो बाइनरी में होगी। आपको कैसे पता कि आपने जो चीज़ देखनी है वो किस सिचुएशन में देखनी है, किस तरह देखनी है, राइट? बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताएं, अगर बात समझ में आ रही है, फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट, तो मुझे बताएं। राइट फरीदा, यू आर राइट, यू आर एडिंग समथिंग। ओके, जोहेब अली इज सेइंग कि समझ आ रहा है। आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स भी एटलीस्ट फॉलो कर रहे होंगे कि बात क्या हो रही है। दोबारा जाके लाजमी आप लोग ये लेक्चर देखेंगे ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए आपकी। बट अगेन गोइंग बैक, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, सॉरी वेयर वाज आई, या सो फॉर्मेट स्पेसिफायर जस्ट लाइक एस्केप सीक्वेंसेस का मैंने आपको टेबल दिखाया था, उसी तरह इंटरनेट से ही मैंने ये लिया है। दीज आर सम ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सब में हमारा काम नहीं है, हम कुछ को डील करेंगे। दिस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी। You will use this format specifier when you want the value to be printed as an integer. You will use this format specifier when you want the value to be printed as a float. You will use this format specifier when you want the value to be printed as a character. Now what do we want the value of our variable to be printed as? हम कैरेक्टर की तरह प्रिंट करना चाह रहे हैं, विच मीन्स वी विल यूज परसेंटेज सी। सो हाउ शुड वी यूज इट? कमिंग बैक इन प्रिंट स्टेटमेंट, इशू ये है कि आपने ये तो बता दिया है कि एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, पर आपने ये नहीं बताया कि किस तरह प्रिंट करनी है, किस फॉर्मेट में प्रिंट करनी है। सो फॉर्मेट सही तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ अब, और फॉर्मेट ये है कि मैं इसको कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, और इन दोनों के दरमियान आप हमेशा कॉमा लगाएंगे। अच्छा, स्पेसेस मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि स्पेसेस आर इग्नोर्ड ऑलवेज अनलेस दे आर इन इन्वर्टेड और सिंगल कॉमास। तो स्पेसेस मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा होता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए कोड थोड़ा सा,
बेहतर नज़र आ जाए, वरना मिंगल हो जाते हैं जब आपस में लेटर्स, तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है. Now this is a complete statement and our code is now complete. What I did, I made a variable. I told it that that variable can store. Now understand my words very carefully. It can store a value that is of type character. राइट यानी कि आपने ये बता दिया 1 बाइट लेगा, उसके अंदर मैं कोई कैरेक्टर स्टोर करूँगा. आपने फिर ये कहा कि एक्स के अंदर स्टोर हो जाए, यहाँ से उठ के वैल्यू राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है. आर वैल्यू, आर जो है वो मैंने सिंगल कोटेशंस में इसलिए लिखा बिकॉज आई वांट इट टू बी स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर. अगर मैं इसको किसी और तरह से स्टोर करवाना चाह रहा होता तो फिर मैं इन्वर्टेड कॉमास या कुछ किसी और तरह की चीज़ यूज़ करता. बट सिंगल कोटेशंस का मतलब ये है कि आई वांट टू स्टोर दिस आर एज अ कैरेक्टर. तो मैंने आर को एज अ कैरेक्टर एक्स में स्टोर करवा दिया. नाउ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि प्रिंट किया जाए एक्स की वैल्यू, एक्स इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू प्रिंट की जाए, लेकिन किस तरह प्रिंट की जाए वो मुझे पहले बताना होगा. और किस तरह कह रहा हूँ मैं प्रिंट हो, कैरेक्टर तरह की प्रिंट हो, यानी कि आर की वैल्यू जब आप लेकर आओगे तो वो 0 1 और पता नहीं किस सिचुएशन में होगी, आप उस वैल्यू को कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट करना. अब जब वो कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट होगी तो इट विल बी आर. सो आई एम सेविंग इट एंड लेट्स रन इट. There it is, tcc space s.c. Now there is no error and let's run it. S, I think you can see it. I don't know if I can change the font of this thing. Select all, scroll, defaults, properties, font. I think मैं change कर सकता हूँ. So this is 36. Right, so this is R. So take a moment, इसको समझें अच्छी तरह. I have to take a call और फिर I will be coming back to you. Understood? Any question, any query up till now? So this was character. Okay. तो 1 मिनट के लिए कैरेक्टर से हटके हम एक और तरह का वेरिएबल बनाते हैं. द मोस्ट कॉमन एंड यूजेबल वेरिएबल इन सी विच इज़ इंटीजर. सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ वेरिएबल इंटीजर. टेल मी, अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ से अल्फ़ा, ALPHA, अल्फ़ा नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाना है, इंटीजर टाइप का बनाना है. टेल मी क्विकली कि किस तरह बनेगा वो, क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक अ वेरिएबल नेम्ड अल्फ़ा ऑफ टाइप इंटीजर. सिंपल क्वेश्चन. Come on guys and girl, be interactive. Tell me, if I want to make a variable named alpha of type integer, what should I write? What statement should do that trick? Make a variable. I am not saying print a variable. Sayyid Talha, good attempt again. It's good to try. Again I am repeating, I am just wanting to make the variable, which you can also say declare a variable. एक वेरिएबल बनाना है सिर्फ, उसके अंदर ना मैंने वैल्यू स्टोर की है ना मुझे प्रिंट करना है, जस्ट बनाना है एक वेरिएबल अल्फ़ा इंटीजर टाइप का. व्हाट शुड आई राइट, व्हाट स्टेटमेंट शुड आई राइट?
व्हाट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग? ओके गुड, बट देर इज़ एन इशू। आपने मुझे पूरी इमेज भेज दी है मुझे। जस्ट राइट इट इन द चैट रूम, इट वुड बी बेटर फॉर मी टू एक्सेस एंड रिप्लाई. So what I'm saying is I want to make a variable named alpha and I want it to be of type integer. तो type हमने पहले लिखनी होती है, और types किस तरह होती हैं हमने ये देखा था यहाँ पे. integer is for integer के लिए मुझे int लिखना है सिर्फ. So I will say int space alpha and then semicolon, यानी कि variable बन गया. Right? कुछ और चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, उसमें मैं बता देता हूँ आपको. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आपको हमेशा याद रहेंगी, बट प्रैक्टिस से याद रहेंगी. हमेशा आपको तभी याद रहेंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बट आई वांट टू टेल इट वंस. एंड द थिंग इज़ दैट इंट और अल्फ़ा यानी कि वेरिएबल डाटा टाइप और वेरिएबल के नाम, इन दोनों के दरमियान स्पेस आना चाहिए. पहले आप वेरिएबल की डाटा टाइप लिखेंगे और फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे. और इसी तरह जब आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो नाम हमेशा स्टार्ट होना चाहिए लोअर केस लेटर से, यानी कि ये चीज़ वैलिड नहीं है, इट इज़ एन एरर. हमेशा स्टार्ट आपने करना है स्मॉलर केस लेटर से, और कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना. वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं करना, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, लोअर केस लेटर से स्टार्ट करना है आपने. आप स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से नहीं. लाइक मैं वेरिएबल का नाम ये रख सकता हूँ या ये रख सकता हूँ. स्टार्ट स्पेशल कैरेक्टर से कर सकते हैं, नंबर से नहीं. और हमेशा स्टार्ट आपने स्मॉलर केस लेटर से करना है. सो दिस इज हाउ अ वेरिएबल इज मेड. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू मेक टू वेरिएबल्स, एक का नाम अल्फा, एक का नाम ब्रावो. सो देयर आर टू वेज टू डू दैट. आपने बना दिया इंट अल्फा, फिर आपने बनाया इंट ब्रावो, आपने एक और वेरिएबल बनाया केयर चार्ली, आपने एक और वेरिएबल बनाया से शॉर्ट डेल्टा. आप बहुत सारे वेरिएबल्स बनाते जा रहे हैं. बट इफ़ यू लुक एट दीज टू स्टेटमेंट्स, दीज आर द सेम डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स, जस्ट नेम इज चेंज्ड. सो आप इन दोनों को मिलाकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट अल्फा कॉमा ब्रावो, फिर स्टेटमेंट को एंड करें. तो जितने भी आपने इंटीजर बनाने हैं अगर, तो आप उनको एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, अल्फ़ा ब्रावो, और इस तरह लिख के कॉमा से सेपरेट करके आप इस तरह बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, इफ़ दोज आर ऑफ द सेम टाइप. आप ऐसे नहीं लिख सकते कि कैर चार्ली और कॉमा दे के शॉर्ट डेल्टा, ये चीज़ वैलिड नहीं है. डेटा टाइप से स्टेटमेंट स्टार्ट होगी. तो आप कैर चार्ली नाम आप दे सकते हैं, एक और बनाना चाहें आप बना दें वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, लेकिन ये है कि अगर वो टाइप मुख्तलिफ है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आना पड़ेगा. तो ये आपने कुछ वेरिएबल्स बना लिए. अब मैं सिर्फ इंट ब्रावो को फॉर एग्जांपल यूज़ करता हूँ. मैं ये कहता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 56, यानी कि 56 वैल्यू अल्फ़ा में चली जाएगी. यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशंस यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट असाइनिंग द वैल्यू एज अ कैरेक्टर. मैं इस नंबर को ही असाइन करना चाह रहा हूँ, जो नंबर है एज इट इज़ असाइन हो जाए, 56 असाइन हो जाए अल्फ़ा को. इसी तरह ब्रावो को मैं असाइन करता हूँ कुछ वैल्यू से 7 असाइन कर देता हूँ. राइट, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं स्पेसिस यूज़ कर रहा हूँ. अब मैं प्रिंट करता हूँ स्टेटमेंट. अब प्रिंटिंग की स्टेटमेंट में देखिएगा एक थोड़ी कमाल की चीज़ होने वाली है आपके सामने, और वो ये कि प्रिंट में आप क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं पहले तो, और फिर ये है कि आप पहले बताते हैं कि किस तरह आपने वैल्यू प्रिंट करनी है. तो अगर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आई कैन से आई हैव टू राइट, आई वांट टू राइट एज अ नंबर, एज एन इंटीजर. एज एन इंटीजर के लिए %d यूज़ होता है, और कामा लगा के मैं कह देता हूँ अल्फ़ा प्रिंट कर दो. सॉरी. इसी तरह मैं कहता हूँ प्रिंट एफ ब्रावो की वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है डी. डी इज़ फॉर बेसिकली डी इज़ फॉर डिजिट. राइट, सो डिजिटल वैल्यू, डिजिट की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, नंबर्स प्रिंट करना है, कैरेक्टर प्रिंट नहीं करना है. सो %d इंटीजर की तरह प्रिंट करना है, ब्रावो, एंटर. तो जब मैं इस कोड को चलाऊंगा, जल्दी से मैं चला लेता हूँ आपके सामने, और फिर इससे रिलेटेड टेक्निकलिटीज़ को मैं आपके सामने बयान करता हूँ. साइज़ थोड़ा सा एरर कर रहा है, बट होपफुली इट्स विजिबल. दोबारा से आ गया, कोई एरर नहीं आया है. आई एम गोइंग टू रन इट. चले जी, ये देखें प्रिंट क्या हुआ है, 5 6 7.
सो एक्चुअली प्रिंट हुआ क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू प्रिंट हुई है और ब्रावो की वैल्यू प्रिंट हुई है। अल्फ़ा की वैल्यू इज़ 56 और फिर 7। सी यहाँ पर कोई ना स्पेस आया ना कोई एंटर आया। ये वही बात जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि प्रिंटिंग की स्टेटमेंट अलग लाइन में लिख देने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग लाइन में प्रिंट होगा। सो इफ़ आई वांट टू प्रिंट इट इन अनदर लाइन तो आई वुड नीड टू प्रिंट a \n inside it, ताकि पहले अल्फ़ा प्रिंट हो उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट हो फिर ब्रावो की वैल्यू प्रिंट हो, राइट। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह रन करेंगे तो इट वुड ऑल्सो बी फीजिबल। अगेन द सेम थिंग, tcc s.c एंड देन रनिंग होपफुली। तो what is happening, it's not printing \n, क्या गलती की है मैंने? Is there any issue? Why is it not printing? Because see, according to my code, it should print alpha's value, which it did, and then it should print \n, which means it should come into next line, and then it should print bravo's value, which is 7. So 56 के बाद enter आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? क्या issue है? Can you guys tell me? Is it because of our font? Something हो सकता है error हो। Nope. क्या एरर है, कोई बता सकता है मुझे? Any idea, any guesses? Because I am clueless here. Why is it doing that? I did all things equally considered. नहीं आ रहा है कि उसमें, खैर so what is the error here? 56 के बाद 7, I think मैंने किया है compile. This is the compilation. Let's compile again. Okay, I did not save it. See, this is the error. I don't know आपको ये visible होगा या नहीं। आई थिंक मैंने जब इसको \n एंटर किया उसके बाद मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, तो इसने जो कंपाइल की वो पुरानी फाइल ही की, बिकॉज दिस न्यू फाइल वाज नॉट सेव्ड। आई होप कि इशू यही हो। सो आई सेव्ड इट नाउ, स्टैटिक मूव हो चुका है। आई एम नाउ राइटिंग tcc। ओके, कहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं? नॉट हेयर, cls tcc space s.c compiled again .\s। now it's good, okay। it was not saved, so these are some of the things जो कि आपको भी इशू पैदा करेंगी आगे चल के। so 56 उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 7। now last thing, I can also do it like this, that ये %d है, then \n, then %d। एक्चुअली जो प्रिंटिंग हो रही होती है वो इन्वर्टेड कॉमास को देखकर हो रही होती है, यानी कि पहली चीज़ जो आपने लिखी कॉमा से पहले। सो मैं जस्ट लिख देता हूँ फिर उसको समझाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, कि मैं यहाँ लिखूँ \n एंड देन लिखूँ %d, और अल्फ़ा और ब्रावो दोनों एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट कर दूँ। या एक मिनट के लिए अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे, सो मैं ये चीज़ ऐसे भी लिख सकता हूँ। व्हाट इज़ इट सेइंग? इट्स सेइंग कि प्रिंट की जाए ये वैल्यूज़, ये दो चीज़ें प्रिंट की जाएं। ये दो चीज़ें क्या हैं? यानी कि फर्स्ट थिंग एज एन इंटीजर, सेकंड थिंग एज एन इंटीजर। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स आफ्टर कॉमा, एंड दिस थिंग that comes second time after comma। इसी तरह अगर मैं %d लिखता जाऊं तो जितने चाहे वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ पर सेव करवा सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर b की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर c की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर d की वैल्यू प्रिंट होगी, या अल्फा ब्रावो और सी डी की।
सो अगेन इसको मैं चलाकर दिखाता हूँ आपको, फिर इसमें कुछ चेंजेस करके चलाकर दिखाऊंगा आपको। पावर शेल विंडो, देयर इट इज। ऊपर वाली चीज़ों को छोड़ दें फिलहाल। tccs.c कंपाइल हो गया, .\s, यू सी 56 और 7 प्रिंट हो रहा है एज इट इज़। %d प्रिंट हो, यानी कि इंटीजर की तरह प्रिंट हो। क्या प्रिंट हो वो इस कॉमा के बाद आप बता सकते हैं। सेकंड %d जो है वो सेकंड कॉमा के बाद आप बता सकते हैं क्या प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं इन दोनों के दरमियान कुछ प्रिंट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों के दरमियान ज़ुबैर प्रिंट करना चाहूँ, तो वो मैं इस तरह लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बिकॉज दिस थिंग इज ऑलरेडी इन इन्वर्टेड कॉमास। तो ज़ुबैर कैन प्रिंट एज इट इज़ because it is not starting with any percentage, it is not starting with any backslash, these are not escape sequences, so it can print as it is. So अगर मैं इसको सेव करके दोबारा चलाने की कोशिश करता हूँ, you can see there is no error, and see a की वैल्यू ज़ुबैर एंड देन b की वैल्यू। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि ज़ुबैर बाद में प्रिंट हो लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ पहले प्रिंट हो जाएं, Ctrl+X Ctrl+V, ये दोनों पहले प्रिंट हो जाएं फिर ज़ुबैर प्रिंट हो। तो अगेन सेव्ड and running, right? So according to this use of format specifiers, इस तरह अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं तो एक्चुअली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ऐसी चीज़ का काम कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में या प्रोग्रामिंग में भी हम यही कहते हैं, एक लफ्ज़ है, and that word is placeholder. Placeholder, which means, what is actually mean? It actually means कि printing यही हो रही है, सिर्फ ये चीज़ प्रिंट हो रही है, %d ज़ुबैर, ये चीज़ प्रिंट हो रही है, दैट्स इट। आप भी देखें यही चीज़ प्रिंट हो रही है, बट एक्चुअली %d एज इट इज़ प्रिंट नहीं हो रहा, बल्कि ये फ़िलहाल जगह ले रहे हैं, प्लेस होल्ड करके रख रहे हैं उन चीज़ों के लिए जिनकी वैल्यू %d के हिसाब से प्रिंट की जाएगी। वो चीज़ें आप बाद में बताएंगे, लेकिन प्रिंट यही होगा। अब %d किसकी वैल्यू %d के हिसाब से प्रिंट होनी चाहिए वो आपने बाद में बताया, आपने कहा अल्फ़ा की वैल्यू हो, फिर %d जो दूसरा है आपने बताया ब्रावो के थ्रू हो, और ज़ुबैर एज इट इज़ हो जाए, यानी कि प्रिंटिंग यही हो रही है। दीज थिंग्स आर बेसिकली द प्लेस होल्डर्स फॉर द वैल्यूज़, कि इसकी वैल्यू कहाँ प्रिंट होनी चाहिए वो आप अभी से बता दें, किस तरह और कहाँ प्रिंट होनी चाहिए वो अभी से बता दें। फॉर एग्जांपल मैं आई कैन राइट कंप्यूटर साइंस एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है सब चीज़ें, लेकिन मैं ये कहता हूँ यार अल्फ़ा की वैल्यू भी मुझे यहाँ कहीं प्रिंट करनी है, तो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू प्रिंट करूँगा और यहाँ पर ब्रावो की वैल्यू प्रिंट करूँगा। तो बेसिकली मैंने ये प्लेस होल्ड कर दी कि ये जगह अल्फ़ा की वैल्यू है, ये जगह ब्रावो की है। क्यों ये अल्फ़ा की है? क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है और अल्फ़ा पहले आ रहा है, दूसरे कॉमा के बाद ये आ रहा है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एज इट इज़ यही चीज़ें प्रिंट होंगी, लेकिन %d की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और उस %d की जगह ब्रावो की वैल्यू। दीज आर एक्चुअली फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस तरह प्रिंट होनी चाहिए और किस जगह प्रिंट होनी चाहिए, ये भी पहले से वो मॉडिफाई कर रहे हैं। सो लेट्स रन इट अगेन। नाउ यू सी एग्जैक्टली उसी तरह प्रिंट हुआ है। कंप्यूटर साइंस, पी के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, साइंस में सी के बाद ब्रावो की वैल्यू आ गई। So these things are also called placeholders. If you have any question, any query up till now, ask me. कल की क्लास में इसी चीज़ को और इन्हांस करेंगे, इनपुट के ऊपर भी आएंगे, डेटा टाइप और वेरिएबल्स को थोड़ा सा और डीपली जाकर देखेंगे। Any question, any query or any comment, you can ask me now. नहीं, कोई इशू नहीं है मुझे। पूरी क्लास को मैं नहीं बताऊंगा उन्होंने क्या पूछा, बट आई एम टेलिंग यू कोई इशू नहीं है, कर लें बेशक। वी आर एक्चुअली यूजिंग सी ज़ुहैब। सो इन फर्स्ट फ्यू क्लासेज आई वुड रिकमेंड कि आप पावर शेल को ही यूज़ करें, TCC को ही यूज़ करें।
जब आप चीज़ें समझ लेंगे तो हम फिर सिंप्लिसिटी के लिए मूव हो जाएंगे दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो इट वॉन्ट हर्ट अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर चले जाएंगे और कुछ चीज़ें सीख लेंगे तो, राइट। तो आगे जाएंगे हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, थोड़ा सा अपना काम आसान करेंगे, बट एज़ फार एज़ वी आर डीलिंग विद दीज थिंग्स आई वुड प्रेफर अगर आप पावर शेल के ऊपर ही काम करें। So all right, thank you very much. See you in next class tomorrow.